कभी कभी हम शब्दों में मतलब ढूंढते रह जाते हैं, जबकि जिंदगी अपना मतलब पहले ही खो चुकी होती है। और तब कागज़ पर लिखी बातें भी बस लकीर लगती हैं, जिन्हें हम पढ़ते तो हैं पर महसूस नहीं कर पाते। चांदनी रात, खामोश एहसास और एक कहानी जिसे सिर्फ सुना नहीं महसूस किया जाता है। मैं हूँ नुपुर और आप सुन रहे हैं आवाज़ ए कहानी। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि वह महिला किन मुसीबतों से घिरी और उसके बाद महिला और उसके पति ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, और वो वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद उन्हें लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। अब अगला दिन, जहाँ पर वह महिला सोकर उठती है और उसके सामने एक डायरी का पन्ना खुला होता है जिसमें तारीख लिखी होती है 14 मार्च 1963, और वह उस दिन की एक याद में खो जाती है। वह एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, दोपहरी में चिलचिलाती धूप में, पसीनों से तर, और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही होती है, आने वाली मुसीबतों के बारे में सोच रही होती है कि काश इन सब मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए, काश एक बार उसका पति उसे लेने के लिए आ जाए, काश कि उसे आगे बढ़ना ही ना पड़े, काश कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो रेत में बदल जाए और वो रेत में धंसती चली जाए और कभी वापस ना आए। उसकी मनोस्थिति बहुत दयनीय है। वह उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है बम्बई जाने के लिए। बहुत संघर्षों के बाद जब उसकी छोटी बेटी तारू बार बार पूछती है कि उसका पिता कहाँ है, उसे पिता से मिलना है, और जब वो अपनी मुसीबतों से परेशान हो जाती है, उसे कुछ नज़र नहीं आता, तब वो आखिर में डिसाइड करती है कि वो बम्बई जाएगी जहाँ पर उसका पति शोभन रहता है, और वह उसे तारू को सौंप आएगी। और ट्रेन आती है और वह अपने पुराने गुरुजन के पास जाती है जिनका नाम है डॉक्टर शशिकांत। वह उनको सारी बात बताती है। डॉक्टर शशिकांत जी अपने एक पड़ोसी मित्र के साथ, जिनका नाम है शंकर, उनके साथ शोभन से बातचीत करने के लिए उनके घर पे जाते हैं। शोभन के साथ एक महिला है मीनल नाम की। जब वो उनसे बात करने के लिए जाते हैं और उन्हें बात बताते हैं तो मीनल भड़क जाती है। वो बोलती हैं कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती हूँ। शोभन की माँ ऑलरेडी बीमार है, इसीलिए अब वो एक और जिम्मेदारी नहीं ले सकती हैं। वो खुद भी बीमार चलती हैं। वो साफ इनकार कर देती हैं उस छोटी सी बच्ची तारू की जिम्मेदारी लेने के लिए, और वो उन्हें कहती हैं कि उसका यहाँ पर कोई देखरेख नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर शशिकांत है वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं और वो शोभन को, उसके मन को टटोलते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेगा पिता होकर, तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा समाज में। उसके थोड़े से मनोभाव को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो शोभन है वो फिर भी थोड़ा सा कठोर होकर मना करने की तरफ कहता है कि नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि कुंतल का कोई भरोसा नहीं है। कुंतल नाम है उस महिला का जिसके बारे में कहानी है। तो कुंतल का कोई भरोसा नहीं है, वो कब भड़क जाए किसी को नहीं पता। वह पागल है, हंगामा कर देगी और हम पे आने वाले टाइम में इल्जाम लगा देगी कि हमने उसकी बच्ची जबरदस्ती छीनी है। इस पर शंकर जी जो है वो भड़क जाते हैं और वो उनको एकदम डांट कर कहते हैं कि तुझे तो शर्म ही नहीं आती है। कुंतल इतनी बीमार रहती हैं कि वो पता नहीं अगले कितने समय तक जिएंगी, और तू अपनी जिम्मेदारियों से एक साहित्यकार होकर पीछे हट रहा है। साहित्यकारों का तो काम ही है समाज के प्रति सोचना, समाज के अंदर रहना। वो उसे थोड़ा और कचोटता है। आखिरकार शोभन जो है वो मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन सब चीजें जो है वो कानूनी तरीके से होंगी, अदालत के जरिए होंगी। मैं वकील से बात करूंगा और कल आऊंगा पूरे कागजातों के साथ। वो लोग चले जाते हैं और कुंतल को ये खबर देते हैं कि अगले दिन 18 मार्च
1962 को वो लोग आएंगे कागजों के साथ, वकील के साथ, और तब इस बात का फैसला होगा। वो लोग आते हैं, एक मेज पर चारों लोग बैठे होते हैं, चारों पांचों, और उस वक्त क्या क्या कुंतल के मन में चल रहा होता है, वो किन चीज़ों से पीड़ित होती है। वो सोचती है कि वो पल कैसा होगा, वो आखिरी पल जब मैं अपनी बेटी को गले लगाऊंगी, ये सब खत्म कैसे होगा। और अब उसके सामने तो पीछे हटने का भी रास्ता नहीं है। वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब ये तो होकर ही रहेगा और इसके सिवाय कोई और चारा भी नहीं है। वो बहुत परेशान, इतनी परेशान कि वो जब शोभन आता है तो वो उससे नजरें भी नहीं मिलाती है, लेकिन वो बिना नजरें मिलाए उस पूरी परिस्थिति को भांप रही होती है। उसको याद आता है कि उसकी बेटी कितनी ज्यादा खुश है अपने पिता से मिलने के लिए, और वो कैसे पूरे रास्ते बोलती हुई आई थी कि हम पापा के घर जा रहे हैं, पापा से मिलने के लिए जा रहे हैं। यही सब बातें और फिर अपने साथ बिताए हुए पल वो याद करती है। बहुत नाजुक समय चल रहा होता है। आखिरकार वो पेपर, एडॉप्शन का पेपर, सबके पास जाता है, सब उसे पढ़ते हैं और आखिर में कुंतल के पास आता है हस्ताक्षर के लिए। और वो किन हालातों में एकदम अपने मन को मजबूत करके, दृढ़ करके उन पे सिग्नेचर करती है और उसके बाद अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को रोक कर रखती है ताकि उसकी बेटी कमजोर ना पड़ जाए। और उसके पिता अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैसे ही वो आगे जाने के लिए होते हैं तो उसे अपनी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और बस उसी वक्त वो टूट जाती है, फूट फूट कर रोती है, अपने आप को कोसती है, अपने हालातों को जिम्मेदार मानती है। और यहीं इसी के साथ वह सोचती है कि जब जीवन का अर्थ ही खो चुका हो तो शब्दों के मतलब ढूंढने से भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो उस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था वो नहीं पढ़ती है, लेकिन जब वो बाद में देखती है तो उसमें शोभन ने यही लिखवा रखा था कि कभी भी उसकी बेटी पर उसका हक नहीं होगा, वो कभी भी अपनी बेटी उस मांगने के लिए नहीं आ सकती। वो साल में उससे एक बार मिल सकती है, लेकिन वो उसे कभी नहीं बताएगी कि वो उसकी माँ है। इन्हीं शर्तों के बलबूते पे शोभन उसकी बच्ची को उससे अलग कर देता है, या यूं कहें कि वो अपनी बच्ची के खातिर उसको अपने आप से अलग कर देती है। तो ये था आज का अध्याय। मुझे लगता है मेरी ही तरह आप लोग भी इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिरकार सही रास्ता था क्या, और ऐसा कौन सा सही रास्ता था जो उससे छूट गया था, या ये सब चीजें इतनी खराब होनी कहाँ से शुरू हुई, है ना। तो मिलते हैं अगले अध्याय में इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए। आप सुन रहे हैं आवाज़-ए-कहानी।